जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा प्रिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो लोग वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं उन लोगों से खास गुजारिश नहीं, अभी तो यहाँ पर एक विनती भी है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको एक रिलायबल, एक ऑथेंटिक और एक जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड हो सके और आप एक राइट इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सके। दोस्तों, टॉपिक की ओर हैं। जैसा कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी और सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी अब ओपीएस की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो है वो डिमांड कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो या बिहार। सभी जगह यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी और सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी यहाँ पर ओपीएस की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं, और दिल्ली के अंतर्गत भी धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। आखिर आज हम समझते हैं कि आखिर ओल्ड पेंशन की स्कीम की बहाली को लेकर इतने धरना प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, और एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम इतने बेकार पेंशन स्कीम क्यों है, और यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आखिर क्या लूप होल है। इन सभी चीजों को आज हम एनालाइज करेंगे और डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे, और इन सभी चीजों में आखिर कौन सी पेंशन बेस्ट पेंशन स्कीम है, अगर सरकार लागू ही कर देती तो इनमें फिर भी कौन सी बेस्ट स्कीम है। इन सभी चीजों को यहाँ पर डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो पेंशन होती है वह बुढ़ापे की एक लाठी होती है, यानी कि बुढ़ापे का सहारा होता है, जिस पर जो है मैंने हेडिंग में आपको हेड बोर्ड में लिखा है, यहाँ पर लिखा है बुढ़ापे की लाठी में चोट, यानी कि सरकार ने पेंशन स्कीम को बंद करके यहाँ पर बुढ़ापे की लाठी में चोट मार दी है। यानी कि 2005 से ही ये शुरू हो गया था एनपीएस लाकर, यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम को लाकर। लेकिन इन सभी चीजों से हटकर एक बात को ये भी समझना होगा कि पेंशन का बोझ हमेशा दिखता आया है सरकार को, इसका बोझ जो है भविष्य की पीढ़ी को झेलना पड़ता है। और इन सभी चीजों की जो पेंशन सिस्टम है, इनसे जो मिलिट्री का ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी है, उसको हट के रखा गया है, जिसमें ओआरओपी सिस्टम भी लागू है। ओआरओपी 1, 2, 3 यानी कि अभी ओआरओपी 3 चल रहा है, और इसको हट के बनाया गया। जो रक्षा कर्मी होते हैं उनके लिए अलग सिस्टम है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। ओल्ड पेंशन स्कीम, जैसे कि ओपीएस मैंने लिखा है, ओल्ड पेंशन स्कीम की शुरुआत दोस्तों अंग्रेजों के जमाने से शुरू हो जाती है। 1881 से शुरुआत होती है, और उसके बाद 1924 में जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसमें मिनिमम 10 साल की सर्विस में 50% मासिक किस्त के हिसाब से पेंशन दी जाती थी। और उसके बाद जब भारत आजाद हुआ तो सरकार ने इस पर समय समय पर जो है इम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद एनपीएस आया, नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के कार्यकाल में एनपीएस लाया गया 1 जनवरी 2004 से, और 2005 में ओपीएस को पूर्णतः बंद कर दिया गया। और उसके बाद मोदी सरकार के कार्यकाल में यानी कि 2024 में इसकी डिमांड बढ़ी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत, जो कि एनपीएस का यह सब्स्टिट्यूट है, नेशनल पेंशन स्कीम का सिस्टम का यह सब्स्टिट्यूट है, और 1 अप्रैल 2025 से यह केंद्र में पूर्णतः लागू हो जाएगा। दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस जो है यह एक डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है, यानी कि इसमें बेनिफिट हमको मिलना ही मिलना है, लाभ मिलना ही मिलना है, यह डिफाइंड है और यह बिल्कुल डेफिनेट है। नंबर दूसरे की बात करते हैं कि यह जो है नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस जो है यह डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है, यानी कि इसमें हमको कंट्रीब्यूट करना है, योगदान करना है, यह डिफाइंड है, और सरकार भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगी। लेकिन जिसमें हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब हम जितना योगदान कर रहे हैं, यह तो हमको जानकारी है, लेकिन भविष्य में हमको कितना मिलेगा यह जानकारी हमको नहीं है। यह डिपेंड्स ऑन शेयर मार्केट। और जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, जो यह डिफाइंड कंट्रीब्यूशन कम डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है, यानी कि इसमें हमको योगदान करना है, यह तो डिफाइंड है, लेकिन इसमें जो है हमको जो है बेनिफिट हमको मिलना है, ये भी डेफिनेट है, यानी कि यह एक एश्योर्ड पेंशन है, यानी कि सरकार इसमें मिनिमम पेंशन देगी ही देगी। और जो हम इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, इसमें हम भी करेंगे, यानी कि एम्प्लॉइज भी करेगा और एम्प्लॉयर भी करेगा, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो भी, सरकार भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगी। जो एनपीएस होता है, नेशनल पेंशन सिस्टम होता है, इसमें प्राइवेट कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी दोनों ही यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना योगदान कर सकते हैं। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है इसमें केवल
सरकारी कर्मचारी ही यानी कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी इसके तहत आएंगे। अब उसके बाद सोचते हैं जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम की, इसी के लिए जो है इसकी डिमांड, इसमें जो है इसकी बहाली की मांग उठती है क्योंकि इसमें पेंशन की गारंटी है। और जो एनपीएस है, नेशनल पेंशन सिस्टम है, इसमें पेंशन की कोई भी गारंटी नहीं है। इसमें सरकार बोलती है कि आप खुद करो और खुद ही झेलो। और जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसमें अश्योर्ड पेंशन है, यानी कि मिनिमम पेंशन जो है इसमें सरकार देगी ही देगी। ये भी शेयर मार्केट पर डिपेंड होगा, लेकिन मिनिमम पेंशन आपकी इसमें बिल्कुल फिक्स है। अब आगे बढ़ते हैं। जो ओपीएस होता है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, इसमें जो है सैलरी से कोई भी कटौती नहीं होती, यानी कि 100% जो है इसमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करती है, यानी कि पेंशन की सारी व्यवस्था जो है इसमें सरकार करती थी। लेकिन एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत यहाँ पर एम्प्लॉइज भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं और गवर्नमेंट भी यहाँ पर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करती है। और सैलरी से जो है इसमें नेशनल पेंशन सिस्टम के 10% क्या होता है, डिडक्ट होता है, यानी कि 10% हमारी सैलरी से कटौती होती है। और जो उसके बाद जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, यहाँ पर 14% यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से क्या होती है, कटौती होती है। और इस प्रकार से गवर्नमेंट की तरफ से 14% और एम्प्लॉयज की तरफ से 10%, इस प्रकार से 24%। एक तरफ का म्यूचुअल फंड मान लो, इसके पीएफ म्यूचुअल फंड मान लो, इनकी 24% यहाँ पर डिपॉजिट होता है। और उसी के बाद देखते हैं ये 10% अमाउंट जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो है सैलरी से डिडक्ट होता है, लेकिन सरकार से यहाँ पर कितना डिडक्शन होता है, 18.5% होता है। जबकि यहाँ पर एनपीएस में सरकार कितनी दे रही है, 14% दे रही है, और यहाँ पर सरकार कितनी दे रही है, 18.5% दे रही है। लेकिन दोनों एम्प्लॉय जो है यहाँ पर भी 10% कर रहे हैं और यहाँ पर भी 10% अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो है यूपीएस के तहत जो है यहाँ पर सरकार जो है 18.5% यानी कि 4.5% ज्यादा सरकार यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कर रही है। दोस्तों अब आगे की ओर बढ़ते हैं, इसके डिफरेंसेस को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कोई भी इन्वेस्ट यहाँ पर नहीं करना होता है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इसमें 100% कंट्रीब्यूशन यहाँ पर गवर्नमेंट का होता है, यानी कि पेंशन की व्यवस्था यहाँ पर गवर्नमेंट करती है। जबकि यहाँ पर एनपीएस में जो है नेशनल पेंशन सिस्टम में यहाँ पर पेंशन के लिए 40% जो है एम्यूनिटीज में यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ता है, यानी कि आपको 40% जो है यहाँ पर जमा करना ही करना होता है। यानी कि जो आपका जो कॉपस बनता है, जो राशि बनती है, उसमें जो 60% होता है जिसको आप विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन 40% जो है आपके जो है एम्यूनिटीज में जमा होगा, जिससे आपको हर महीने जो है पेंशन यहाँ पर मिलती रहेगी। और जब मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि सैलरी से डिडक्ट यहाँ पर जो है 10% होता है एनपीएस के अंतर्गत, यानी कि सैलरी का मतलब है कि आपकी बेसिक पे प्लस डीए, बेसिक पे प्लस डीए का 10% जो है यहाँ पर डिडक्ट होता है। और उसके बाद यहाँ पर यूपीएस के अंतर्गत जो है यहाँ पर कोई भी इन्वेस्ट, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना है। और आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर ओपीएस के अंतर्गत यहाँ पर पेंशन फिक्स्ड है, लेकिन एनपीएस के अंतर्गत पेंशन फिक्स्ड नहीं है। यह शेयर मार्केट पर आधारित है, क्योंकि यह शेयर अगर डूब गया तो यहाँ पर पेंशन डूब गई, अगर मार्केट ऊपर चले गया तो यहाँ पर पेंशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएंगे। सब मार्केट पर आधारित है। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी जो है यहाँ पर शेयर मार्केट पर आधारित है, लेकिन यहाँ पर पेंशन जो है यहाँ पर मिलती है। मिनिमम सरकार ने यहाँ पर अश्योर्ड पेंशन करी है और मिनिमम तो सरकार इसमें देती है, कंफर्म है इसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। और जो यहाँ पर पेंशन फिक्स है ओपीएस के अंतर्गत, इसमें हमको लास्ट बेसिक पे प्लस डीए का जो है हमको यहाँ पर 50% ओपीएस के अंतर्गत मिला करता था। आज के दिन में किनको मिल रहा है, जो मिलिट्री के पर्सन हैं, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के, उनको मिल रहा है, क्योंकि उनको अलग रखा गया है। जो ओपीएस के अंतर्गत है उनकी कंपलसरी सर्विस यहाँ पर 20 साल हुआ करती थी।
और उसी के बाद जब एनपीएस की यहाँ पर बात करते हो, यहाँ पर मिनिमम सर्विस का कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि अगर बाय चांस अगर तुमने वीआरएस ले लिया यानी कि वॉलंटियर रिटायरमेंट सर्विस ले लिया तो एनपीएस के अंतर्गत पेंशन मिलेगी 60 साल के बाद। और उसके बाद एनपीएस के अंदर यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम में जो है हमारा और गवर्नमेंट का जो भी कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि हम जो जमा योगदान करते हैं और जो सरकार योगदान करती है, वो मैच्योरिटी के समय पे जो भी कॉर्पस जमा होता है, कॉर्पस मतलब होता है राशि, जो भी राशि जमा होती है वो हमारा रिटायरमेंट अमाउंट होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिसमें से 60% हम विड्रॉल कर सकते हैं, बाकी 40% हमको किसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो हमको एमिनिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिससे हमको हर महीने क्या मिलती है, पेंशन मिलती है। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करो तो इसमें कंपलसरी सरकार ने जो है 25 साल सर्विस रखी है और मिनिमम यहाँ पर 10 साल सर्विस इसमें करनी होती है, और 10 साल सर्विस करने पर यहाँ पर एक फिक्स्ड राशि दी जाती है, और उसकी बात आगे करेंगे। और जो लास्ट बेसिक पे का यानी कि कंपलसरी सर्विस 25 साल करेंगे, जिसमें लास्ट बेसिक पे का 50% होगा, यानी कि रिटायर होने के 12 महीने पहले का एवरेज 50% होगा, लेकिन यह ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन शेयर मार्केट। ऊपर चले गया तो लेकिन ज्यादा भी हो सकता है, और मिनिमम तो हमको सरकार दे ही रही है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन डिफरेंसेस को। यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम जब हुआ करती थी तो उसमें जो मिनिमम पेंशन हुआ करती थी वो 10 साल की सर्विस के बाद मिनिमम पेंशन 9,000 रुपए हुआ करती थी। लेकिन जब एनपीएस शुरू हो गया, यह एनपीएस जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के लिए होता है, जबकि यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ये लागू होता है। जबकि एनपीएस जो होता है इसमें प्राइवेट सेक्टर वाले भी आते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों आते हैं। और एनपीएस के तहत, नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत जो यहाँ पर सारा कंट्रीब्यूशन जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो जाता है, यानी कि जो हम पैसा जमा करते हैं, जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है प्लस गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, बेसिक प्लस डीए का 10% कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। और 14% इसमें सरकार कंट्रीब्यूशन करती है, जबकि यूपीएस के अंतर्गत 10% हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और 18.5% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है। और ये दोनों जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है, चाहे वो एनपीएस हो चाहे यूपीएस हो, दोनों पैसा जो है शेयर मार्केट में क्या हो जाता है, वो कंट्रीब्यूशन इन्वेस्ट हो जाता है। और एनपीएस के अंतर्गत जो है जब वॉलंटियर रिटायरमेंट लेते हैं, यानी कि वीआरएस यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस लेते हैं, तो उस वाले केसेस में एनपीएस के अंतर्गत कुछ भी नहीं मिलता है, जो मिलेगा वो 60 साल के बाद ही मिलेगा। और जब यूपीएस के अंतर्गत अगर कोई वीआरएस लेता है तो वीआरएस के मामले में यूपीएस में भी यहाँ पर 60 साल के बाद ही उसको पेंशन मिलेगी। और यहाँ पर मिनिमम सर्विस वाला केस जो है यहाँ पर नहीं है, और लेकिन जो है यहाँ पर मिनिमम सर्विस यूपीएस के अंतर्गत 10 साल अगर आपकी मिनिमम सर्विस होती है तो उसमें कम से कम आपको 10,000 रुपए पेंशन दी जाती है। लेकिन एनपीएस के अंतर्गत जो है यहाँ पर कोई भी पेंशन आपको नहीं मिलती है, इसमें सरकार की कोई गारंटी नहीं होती है, जो करना होता है हमें ही सब कुछ करना होता है। इन बातों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों अब और आगे बढ़ते हैं, इस डिफरेंसेस को समझते हैं। ओपीएस की बात करो तो अब ग्रेचुटी का मतलब होता है सरकार अपनी तरफ से कोई गिफ्ट देती है, यानी कि उपहार समझ लो। ग्रेचुटी अपनी सरकार की तरफ से जो सेवा हमने कर रखी है उसके रूप में एक उपहार सरकार यहाँ पर गवर्नमेंट देती है, उसे ही बोलते हैं ग्रेचुटी अकॉर्डिंग द सर्विस। यानी कि ग्रेचुटी जो दी जाती है ओपीएस के अंतर्गत, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो ग्रेचुटी दी जाती थी, यानी कि आज के दिन में किसको दिया रही है, जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्क कर रहे हैं, जो पहले के रिटायरमेंट है उनको दी जा रही है, जो उनको दी जाती है, उनकी जो ग्रेचुटी दी जाती है वो सर्विस के अकॉर्डिंग दी जाती है, ठीक है। और अधिकतम कितनी दी जा सकती है, 20 लाख रुपए तक यहाँ पर ग्रेचुटी दी जाती थी। यानी कि कोई कम सर्विस करता था तो उसकी कम ग्रेजुटी यहाँ पर होती थी। अगर कोई 15 साल सर्विस करेगा तो उसकी कितनी ग्रेजुटी होगी, आज के हिसाब से 6 लाख रुपए, 5 लाख रुपए से 6 लाख रुपए के बीच बीच में उसकी ग्रेजुटी बन पाएगी। और जो एनपीएस के अंतर्गत जो होता है नेशनल पेंशन सिस्टम, इसमें रिटायरमेंट के रूप में यहाँ पर कोई भी ग्रेजुटी नहीं मिलती है। जो ग्रेजुटी मिलेगी वो लमसम अमाउंट मिलता है, जो बेसिक पे का 1/4 6 महीने की अहर्क सेवा का मतलब होता है जो कि पूर्ण सेवा
और जो अर्ध आधी सेवा जिसमें अवकाश भी शामिल होता है उसे अर्हक सेवा कहते हैं, उसके प्रत्येक ब्लॉक के लिए डीए मतलब डीएनएस अलाउंस को मिलाकर यानी महंगाई भत्ता को मिलाकर दी जाती है। इस प्रकार ग्रेजुएटी का यहाँ पर जो है अस्थायी प्रावधान है। इस प्रकार यहाँ पर क्या होता है, एनपीएस के अंतर्गत जो है ग्रेजुएटी का यहाँ पर अस्थायी प्रावधान है। और नंबर दूसरा जो यूपीएस के अंदर यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत ग्रेजुएटी कितनी दी जाएगी, इसमें कोई भी गारंटी अभी तक नहीं है। हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी है और ये एक्सपेक्टेशन से है कि संभावना है, उम्मीद है कि यह ग्रेजुएटी 15 से 20 लाख रुपए तक हो सकती है। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पर ओपीएस में जो फैमिली पेंशन मिलती है वो लास्ट पेंशन का 50% जो है अनोखे को दिया जाता है। अनोखे का मतलब होता है नेक्स्ट ऑफ किन। नेक्स्ट ऑफ किन का मतलब होता है इनकी स्पाउस यानी कि उसकी पत्नी को यहाँ पर कितना दिया जाता है, 50% सीधे सीधे। यानी कि जो फैमिली पेंशन होती है यानी कि जब डेथ हो जाती, किसी की मृत्यु हो जाती थी, वहां पर क्या होता है फैमिली पेंशन दी जाती है, जबकि 50% की आधी पेंशन जो है सीधे उसकी वाइफ को मिल जाती है। और इसमें जो होता है जो ओपीएस के अंतर्गत जो है यहाँ पर जो फैमिली पेंशन मिला करती थी यानी कि नेक्स्ट ऑफ किन को यानी कि पत्नी को मिला करती थी, वो उसमें सारा कंट्रीब्यूशन किसका होता था, गवर्नमेंट का होता था। इनकी सरकार के ऊपर उसका बोझ जाता है, इनकी सरकार उसको देती थी। लेकिन फैमिली पेंशन जो है एनपीएस के अंतर्गत जो है नील बटा सन्नाटा है, यहाँ पर कोई भी पेंशन नहीं मिलती है। जो करना है तुम्ही को करना है, यानी कि पत्नी की पेंशन अगर चाहिए तो पत्नी के लिए तुमको यहाँ पर खर्च करना पड़ेगा, यानी कि पत्नी का पेंशन प्लान लेना पड़ेगा। अब उसके बाद करते हैं यूपीएस के अंतर्गत जो है यहाँ पर जो है फैमिली पेंशन जो है लास्ट पेंशन का 60% यहाँ पर दिया जाता है, यानी कि 10% जो है यहाँ से ओपीएस से ज्यादा है। लेकिन ये 10% खाली दिखने का है, 10% जो है गवर्नमेंट ने इसका कैलकुलेशन इस प्रकार से निकाल रखा है कि ये बाद में निकलेगा इसी से कम ही निकलेगा। जो गणित है वो निकाल रखी है कैलकुलेशन, उसकी बात आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत दोस्तों। और यहाँ पर डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। जो ओल्ड पेंशन स्कीम हुआ करती थी वहां पर जो प्रोविडेंट फंड हमारा जमा हुआ करता था, जो रिटायर जब आते थे उसमें इकट्ठा पैसा मिलता था, उस इकट्ठे पैसे में वहां पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। यानी कि जो सिविल के कर्मचारी होते हैं वहां पर पीएफ होता है, जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां पर एफपीपी फंड होता है, उसमें जो है कोई भी टैक्स नहीं लगता था। लेकिन जो एनपीएस के अंतर्गत होते हैं वहां पर शेयर मार्केट के अंतर्गत जो भी इन्वेस्ट किया जाता है, जो पैसा लगाया रहता है, उस पैसे से मिलने वाले जो बेनिफिट होता है यानी कि पैसे में जो इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट उस बेनिफिट पर वहां पर टैक्स जरूर लगेगा। और नंबर दूसरा यहाँ पर जो है एनपीएस के अंतर्गत जो है यहाँ पर कोई भी लमसम अमाउंट या कोई भी पीएफ नहीं होता है। जो होता है वो इन्वेस्ट किया होता है उसी पर जो है इंटरेस्ट पर वहां पर टैक्स लगेगा। और जो ओपीएस के अंतर्गत हुआ करता था वहां पर पेंशन में जो है यहाँ पर डीआर भी मिलता था, यानी कि डीए जो है सरकारी कर्मचारी को, सेवारत कर्मचारी को मिलता है, महंगाई भत्ता डीएनएस अलाउंस। और जो रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनको डीएनएस रिलीफ मिला करता है। और जो लमसम अमाउंट एनपीएस के पीएफ में यहाँ पर पीएफ नहीं मिलता है, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में यहाँ पर लमसम अमाउंट पीएफ मिलता है। और वो किस प्रकार से मिलता है, लास्ट बेसिक प्लस यानी कि बेसिक पे जो लास्ट बेसिक पे होगी प्लस डे का 10% जो है, और हर 6 महीने की सर्विस का यहाँ पर गणित लगेगा। लेकिन यहाँ पर जब 40 साल की सर्विस यानी कि जो 40 साल की जब एज हो जाएगी वहां पर ये मान के चलो कि जो हमको पैसा इकट्ठा मिलेगा वहां पर 6-7 लाख रुपए लगभग, ये एक्सपेक्टेशन ये कह सकते हैं, उम्मीद कह सकते हैं, या पॉसिबिलिटी ये हमारी संभावना इस प्रकार से है 7 लाख रुपए इतना, और उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर ज्यादा हो गया तो वेल एंड गुड, लेकिन मिनिमम ये मान के चलो कि 7 से 8 लाख रुपए यहाँ पर मिल ही जाएगा। नंबर दूसरा जो ओपीएस की बात करते हैं, जो ओल्ड पेंशन स्कीम, आखिर सरकार इसके लिए क्यों परेशान रहती है कि इसका जो पेंशन का बोझ होता है आने वाली भविष्य की पीढ़ी पर पड़ता है। यानी कि जो अभी तो हम पेंशन ले लेंगे, यानी कि अभी हम पेंशन ले लेंगे, लेकिन जब आने वाले भविष्य होंगे वो बोले कि भाई हमारे लिए तो इन्होंने काम किया नहीं, लेकिन हम क्यों पेंशन दे। लेकिन अभी की सरकार के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन भविष्य की सरकार के लिए काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य की सरकार बोलेगी तो हम क्यों
यहाँ पर पेंशन दे। इस प्रकार से जो है पेंशन का बोझ जो है यहाँ पर आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए पड़ता है और इसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं यह एक बुढ़ापे की लाठी है और इसमें जो है यहाँ पर इसीलिए लोग यहाँ पर इतना परेशान है ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। और जो एनपीएस होता है यहाँ पर पेंशन का भार जो है भविष्य की पीढ़ी पर कहीं पर भी नहीं पड़ता है। जो करना पड़ता है खुद ही करना पड़ता है। पेंशन की व्यवस्था यहाँ पर खुद ही करना पड़ता है। हालांकि कंट्रीब्यूशन सरकार का इसमें 14% रहता है। और नंबर दूसरा ये यूपीएस का हमने आपको बता दिया है और इस प्रकार से ये डिफरेंसेस था। लेकिन जो बेस्ट पेंशन स्कीम हुआ करती थी वह ओपीएस ही हुआ करती थी। ओल्ड पेंशन स्कीम ही यहाँ पर बेस्ट है क्योंकि जो फैमिली पेंशन है, फैमिली पेंशन के बाद विकलांगता पेंशन होती है। विकलांगता के पेंशन के बाद अगर किसी कर्मचारी की यहाँ पर अगर कोई बच्चे अगर विकलांग हो जाते हैं, डिसेबल्ड हो जाते हैं तो उनको अगर उनकी डेथ हो जाती है, अगर डेथ होने के बाद नेक्स्ट ऑफ किन को मिलती है पेंशन, यानी कि स्पाउस को मिलती है। अगर उसके बच्चे डिसेबल्ड हैं और विकलांगता से ग्रसित है तो उन हालातों में उनका 25% शेयर जो है वो बाद में उसका जो है उनके बच्चों को ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत तो ये कंप्लीटली पूर्णतः हो जाता है। वहां पर हाथ पकड़ पकड़ के ये चीजें करवाई जाती हैं और उसी प्रकार के जो है ये बेनिफिशियल जो है यहाँ पर दिख नहीं रही हैं। इसलिए जो है ओल्ड पेंशन स्कीम यहाँ पर बेस्ट है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो उसके बाद जो फर्स्ट में जो है ओल्ड पेंशन स्कीम जो है बेस्ट थी, यहाँ पर बेस्ट है। और जो है ये जो है यहाँ पर इसको हम बेटर मान सकते हैं, इसको बेटर मान सकते हैं, यानी कि ये बेटर है और ये गुड है। ठीक है ना, ये गुड है, ये गुड बेटर बेस्ट हो गया। यानी कि जो एनपीएस में है वो शिफ्ट हो सकते हैं आप यूपीएस में, यानी कि 2004 के बाद जो जितने भी हैं वो लोग जो है अपना एरियर के साथ ब्याज के साथ जो है इसमें सीधे जो है शिफ्ट हो सकते हैं यूपीएस में। अगर नहीं कर रखा है तो वो 1 अप्रैल 2025 से शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन इन चीजों में सबसे बड़ा नुकसान अगर है किसी को तो जो सिविल के जो कर्मचारी हैं वो लोग तो जॉब कर जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा दुख जो है यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल को है, यानी कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनके लिए बहुत बड़ा दुख है। एक शोचनीय विषय है, एक मैं बोल सकता हूँ इसको एक स्ट्रेस भरा बोल सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर जो कलर सर्विस हुआ करती थी पहले 20 साल सर्विस हुआ करती थी कलर सर्विस, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि सिक्योरिटी पर्सनल वालों के लिए यह एनपीएस से भी बेकार मुझे यूपीएस सिस्टम लगता है। क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर वॉलंटियर रिटायरमेंट सर्विस जो है ऑलरेडी एनपीएस वैसे ही बेकार है और यूपीएस उनके लिए और भी यहाँ पर खतरा मोल लेने जैसा है। क्योंकि 25 साल सर्विस आपको कंप्लीशन यहाँ पर सर्विस करनी ही करनी है। अगर सिक्योरिटी पर्सनल के लिए अगर किसी का प्रमोशन क्राइटेरिया रुक जाता है, प्रमोशन नहीं होता है, तो उसके लिए सर्विस करना बहुत महाभारत हो जाता है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अंदर, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके लिए जो पैरामिलिट्री यहाँ पर बीएसएफ है, अगर उसको बॉर्डर के अंतर्गत ड्यूटी देनी है, रेगिस्तान के अंदर ड्यूटी, जहां पानी जहां रेत में जो है पापड़ तल जाते हैं, पूरी रेत में पड़ जाती है, जहां बर्फ जो है अंडा फोड़ने पर अंडा नहीं फूटता है बर्फ में, उस हिसाब से अगर आप ड्यूटी देते हैं तो आप मान के चलो छत्तीसगढ़ इलाके नक्सलाइट एरिया जो है उसमें आप ड्यूटी देते, जान मान का खतरा है। उन हिसाब से सरकार को यहाँ पर सोचना चाहिए, उनकी वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस यहाँ पर कम करनी चाहिए। मैं तो यहाँ पर कहता हूं कि जो सिक्योरिटी पर्सनल है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनकी वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस कम करने के साथ साथ जब वो वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस हो जाए तो उनकी यहाँ पर पूरी फुल पेंशन शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि उनके लिए जो है बहुत टफ है जो यहाँ पर जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस जो है कम करनी। क्योंकि सर्विस अगर रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको सर्विस का 60 साल का इंतजार करना पड़ता है, तब तक जो है पेंशन नहीं मिलती है। इस प्रकार से उनको पेंशन यहाँ पर लागू कर देनी चाहिए। यानी कि 20 साल का, अगर 20 साल में अगर भर्ती होता है तो वहां पर जो है 40 साल में रिटायर होकर उसको सीधे पेंशन तुरंत लागू करें। सरकार को यहाँ पर विचाराधीन विषय है, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनके बारे में सोचना चाहिए, किसी भी हालत में सोचना चाहिए, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर नौकरी करना बहुत टफ है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत। तो ये था डिफरेंसेस और मैंने इसको आपको मैं
उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरा डिफरेंसेस, आपने जो अंतर आपने ओल्ड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को गहनता से अध्ययन किया गया हो और इसके बारे में जानकारी और आपको बताई जाएगी। एनपीएस का जो लूप होल है इसके बारे में और जानकारी में वीडियोस लेके आऊंगा, लेकिन तभी लेके आऊंगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जो लूप होल है उसके बारे की जानकारी के लिए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तभी ले पाऊंगा जब आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे और हमसे यहाँ पर डाउट को क्लियर करने के लिए बोलेंगे, तभी हम ले पाएंगे। आज के लिए वीडियोस को यहीं पर समाप्त करते हैं, विदा लेते हैं और अगले ही वीडियोस पर आपको ऐसी खबरों के साथ मिलेंगे और ऐसे ही एनालाइज और विश्लेषण करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।